नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल HWR ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं आपका मित्र राजा यादव आपका अपने चैनल HWR ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारे चैनल पर सभी विषयों की क्लास चल रही हैं। आप सभी विषयों का आप सभी विषय हो गया। साइंस में 3 पोर्शन हो गए, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। और हो गया हमारे हमारे चैनल पर हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, सोशल साइंस हो गया और हो गया होम साइंस। अगर ये सब वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, उसे जाकर अवश्य देख लें। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे आज हम देखेंगे सोशल साइंस जियोग्राफी पोर्शन, चैप्टर फर्स्ट। क्या है दोस्तों? चैप्टर फर्स्ट है संसाधन। क्या है? संसाधन। चैप्टर फर्स्ट है संसाधन। संसाधन दोस्तों, जो कि हमारे जो सोशल साइंस में है संसाधन, ये जियोग्राफी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? ये जियोग्राफी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो जियोग्राफी के अंतर्गत आता है। जियोग्राफी के अंतर्गत आता है, जो कि चैप्टर फर्स्ट है, जिसे हम संसाधन के नाम से जानते हैं। आइए शुरू करते हैं। संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन किसे कहते हैं उसके पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं पहला टॉपिक, क्योंकि क्या है? संसाधन। क्या है? जो कि पहला टॉपिक क्या है? संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं या संसाधन क्या है? आइए देखते हैं संसाधन क्या है। तो हम कह सकते हैं कि वे संसाधन क्या कह सकते हैं कि हमारे हमारे पर्यावरण में उपस्थित, हमारे पर्यावरण में मतलब हमारे पृथ्वी पर, ऐसे कर सकते हैं कि हमारे पृथ्वी पर, या हम कह सकते हैं हमारे पर्यावरण में हर वह वस्तु मतलब वह हर वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पर्यावरण में उपस्थित हर वह वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही हम कहते हैं संसाधन। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे ही हम कहते हैं संसाधन। तो दोस्तों, आपको सरल भाषा में समझ में आ गया कि संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन वह होते हैं जो पर्यावरण में उपस्थित हर वह वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, संसाधन कहलाता है। जैसे ये मार्कर हो गया, मान लीजिए ये मार्कर हो गया, हमें क्या किसमें सहायता कर रहा है? तो हमें लिखने में सहायता कर रहा है, हमें आपको पढ़ाने में सहायता कर रहा है। तो यह हमारा क्या हो गया? तो यह हमारा मार्कर हमारा संसाधन हो गया। ठीक उसी प्रकार ट्यूबलाइट हो गई, बोर्ड हो गया, कैमरा हो गया और स्टैंड हो गया, मोबाइल स्टैंड हो गया, ये हमारा क्या है? तो हमारे एक प्रकार के संसाधन है। लाइट भी हमारा एक प्रकार संसाधन है। तो मतलब कह सकते हैं कि पर्यावरण पर्यावरण में हर वह वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, उसे ही हम संसाधन कहते हैं। आपको उम्मीद है संसाधन समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं संसाधन के, पहले देख लेते हैं संसाधन कौन कौन से प्रकार संसाधन होते हैं। तो पहला कैसे संसाधन होता है? तो संसाधन में ही आते हैं 3 टॉपिक। पहला है प्रौद्योगिक संसाधन, दूसरा है सांस्कृतिक संसाधन, और आर्थिक रूप से कौन कौन से रूप से संसाधन हो सकते हैं? तो प्राकृतिक रूप से हो सकते हैं, सांस्कृतिक रूप से हो सकते हैं और आर्थिक रूप से भी संभव होते हैं। संसाधन के प्रकार आइए देखते हैं दोस्तों। टाइप्स ऑफ संसाधन के प्रकार, जिसको हम क्या बोलते हैं? टाइप्स ऑफ संसाधन के प्रकार। संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? आइए हम देखते हैं। मुख्यतः संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्यतः संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। नंबर 2, साम्यता के आधार पर संसाधन। नंबर 2 कैसा है? नंबर 2 हमारे पास है साम्यता के आधार पर संसाधन। नंबर 1 हमारे पास है
उत्पत्ति के आधार पर संसाधन हो गया। नंबर 2 हो गया साम्यता के आधार पर संसाधन। नंबर 3 क्या है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन। स्वामित्व के आधार बोले तो निजी संसाधन, ऐसे संसाधन जिसपे किसी एक का मालिकाना हक होता है उसे ही हम बोलते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन। उसे हम क्या बोलते हैं, स्वामित्व के आधार पर संसाधन। नंबर 4 क्या है, तो नंबर 4 है विकसित के स्तर के आधार पर संसाधन, विकास के स्तर के आधार पर संसाधन। आइए हम एक एक करके देखते हैं कौन से संसाधन के अंतर्गत कौन से संसाधन आता है। तो जैसे कि हम जानते हैं उत्पत्ति के आधार के अंतर्गत उत्पत्ति के आधार पर के अंतर्गत जैव व अजैव संसाधन आते हैं। उत्पत्ति के आधार पर जैव व अजैव संसाधन आते हैं दोस्तों। ठीक उसी प्रकार जो नंबर 2 है साम्यता के आधार पर संसाधन, वो उसके अंतर्गत कौन से संसाधन आते हैं, उसके अंतर्गत नवीनीकरण संसाधन आते हैं और अनवीनीकरण संसाधन आते हैं। अर्थात कह सकते हैं साम्यता के आधार पर 2 प्रकार के संसाधन आते हैं। नंबर 1 नवीनीकरण संसाधन, नंबर 2 अनवीनीकरण संसाधन। आइए देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है। कह रहा है तीसरा पॉइंट में स्वामित्व के आधार पर संसाधन। किसके आधार पर संसाधन, तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन। तो पहला पॉइंट क्या है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के पहला पॉइंट क्या है, व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन बोल सकते हैं तो, या प्राइवेट संसाधन भी बोल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मतलब व्यक्तिगत कोई एक व्यक्ति का हो, कोई एक व्यक्ति का, जैसे किसी एक व्यक्ति का ट्रैक्टर हो गया तो उसका एक व्यक्ति का ट्रैक्टर हो गया दोस्तों, तो उसका क्या हो गया, संसाधन हो गया। कोई एक व्यक्ति का रेल हो गया तो उसका क्या हो गया, एक व्यक्ति, कोई मान लीजिए कोई प्लेन है, फ्लाइट जेट है, तो उसका संसाधन क्या है, तो उसका फ्लाइट जेट है, उसी क्या कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा क्या है सामुदायिक संसाधन। दूसरा संसाधन क्या ऐसा है, तो दूसरा संसाधन सामुदायिक संसाधन होता है, जैसे कि वो किसी एक व्यक्ति का ना होकर, वो ऐसा संसाधन जो किसी एक व्यक्ति का ना होकर पूरे समूह, यानी कह सकते हैं कि पूरे समुदाय का होता है, उसे ही हम समुदाय संसाधन कहते हैं। जैसे हो गया तालाब हो गया, बाग बगीचा हो गया, झरना हो गया, या फिर अन्य जो अन्य हैं, अन्य कुछ भी हैं, वो कैसे संसाधन में आते हैं, तो सामुदायिक संसाधन आते हैं। और दोस्तों तीसरा क्या है, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन व अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ऐसे संसाधन जो राष्ट्र के अंतर्गत और अंतर्राष्ट्रीय के अंतर्गत, राष्ट्र के अंतर्गत और अंतर्राष्ट्रीय के अंतर्गत आते हैं, उन्हें ही हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, और जो अंतर्राष्ट्रीय के अंतर्गत आते हैं उसे ही हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट कह रहा है विकास के स्तर के आधार पर संसाधन। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन। तो पहला क्या है संभावी संसाधन। कैसे संसाधन, संभावी संसाधन। दूसरा क्या है विकसित भंडार संसाधन। दूसरा पॉइंट क्या है विकसित भंडार संसाधन। तीसरा पॉइंट क्या है संचित कोष संसाधन। संचित कोष संसाधन। दोस्तों ये हुए संसाधन के प्रकार, और संसाधन के जो प्रकार हैं उनके प्रकार, यानी वो कितने प्रकार के होते हैं, उनके प्रकार हो गए दोस्तों। आइए हम इनको सबको एक एक करके पढ़ते हैं और देखते हैं सभी के संसाधन के प्रकार के बारे में और सभी के बारे में विस्तार से। दोस्तों पहला टॉपिक क्या है, तो पहला पॉइंट हमारे पास था उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। आइए देखते हैं पहले टॉपिक में 2 पॉइंट था दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं। पहला था जैव संसाधन, दूसरा था अजैव संसाधन। आइए हम पहले जैव संसाधन पढ़ेंगे फिर अजैव संसाधन पढ़ेंगे। पहला पॉइंट क्या कह रहा है जैव संसाधन। जैव संसाधन किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। तो ऐसे संसाधन जो जैव मंडल में कहाँ पाए जाते हैं, ऐसे संसाधन जो जैव मंडल में पाए जाते हैं, जैव मंडल से मिलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं जैव संसाधन कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि वह संसाधन जो जैव मंडल में पाया जाता है, जो प्रायः जैव मंडल में पाया जाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, कौन सा संसाधन बोलते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं जैव संसाधन। जैसे हम हो गए, मनुष्य हो गए दोस्तों। मनुष्य कहाँ पाए जाते हैं, तो पूरे जैव मंडल में मनुष्य पाए जाते हैं। ठीक है, वनस्पति भी पाई जाती है दोस्तों। और क्या पाई जाती है, मछलियाँ पाई जाती हैं, कुत्ते, भेड़, बकरी आदि सभी प्रकार के जीव जंतु कहाँ पाए जाते हैं,
तो जैव जैव संसाधन पाए जाते हैं। या सकते हैं कि वह मतलब कह सकते हैं कि प्रत्येक वह जीवित वस्तु जो जैव मंडल में पाई जाती है, जो प्रत्येक वह जीवित वस्तु जो जैव मंडल में पाई जाती है, उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों अजैव संसाधन क्या है। अजैव संसाधन किसे कहते हैं? तो ऐसे संसाधन जो निर्जीव पदार्थों से मिलते हैं उन्हें हम अजैव संसाधन कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो हमें निर्जीव अर्थात जिनके अंदर कोई जीव ना हो, जिनके अंदर कोई जीवन ना हो, उनसे प्राप्त होता है। अर्थात ऐसे पदार्थ जो हमें निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे हो गया मिट्टी, हवा हो गई, पानी हो गया और पत्थर हो गया। तो इसके अंतर्गत आते हैं। न तो मिट्टी में जान होती है, न पत्थर में जान होती है, न तो हवा में जान होती है। तो ये सब किसके अंतर्गत आ गए? तो ये सब आ गए अजैव संसाधन के अंतर्गत। किसके संसाधन के अंतर्गत? तो अजैव संसाधन के अंतर्गत आ गए। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। गाइस आइए देखते हैं पहला पॉइंट हो गया है। ये पॉइंट नंबर 2 है। पहला पॉइंट हो गया है। आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 2 है साम्यता के आधार पर संसाधन। साम्यता के आधार पर संसाधन ये कितने प्रकार के होते हैं? यह 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 नवीनीकरण संसाधन, नंबर 1 नवीनीकरण संसाधन, नंबर 2 जो होता है अनवीनीकरण संसाधन होता है। कैसे संसाधन होता है? तो अनवीनीकरण संसाधन होता है। नंबर 2 कौन सा संसाधन होता है दोस्तों? नंबर 2 अनवीनीकरण संसाधन होता है। नंबर 2 अनवीनीकरण संसाधन होता है। नवीनीकरण संसाधन पहला पॉइंट क्या है? नवीनीकरण संसाधन। तो आइए देखते हैं। कह रहा है ऐसे संसाधन जो भौतिक व रासायनिक यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीनीकृत या पुनः उत्पन्न किए जा सकते हैं, या कह सकते हैं पुनः उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे संसाधन को हम नवीनीकरण संसाधन कहते हैं। मतलब कह सकते हैं दोस्तों कि वह संसाधन जिससे हम पुनः दोबारा उससे जीवित कर सकते हैं, या कह सकते हैं पुनः दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, उससे ही हम क्या कहते हैं? नवीनीकरण संसाधन। जैसे मान लीजिए वृक्ष हो गया, वृक्ष काट दिए, फिर उसका सीड्स बोए, फिर उगाया। फिर जैसे कोई जानवर हुआ मर गया, फिर उसका दूसरा जो वंशज था वो तो चल रहा है ना दोस्तों। उसी प्रकार जैसे हमारे हो गया सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, और क्या हो गया? वन जीव आदि। वन हम काट देंगे, प्रायः वन फिर उगाएंगे दोस्तों। तो हम कह सकते हैं ऐसे संसाधन जिन्हें हम पुनः नवीनीकृत या प्राप्त कर सकते हैं या उत्पन्न कर सकते हैं, ऐसे संसाधन को नवीनीकरण संसाधन कहते हैं। जैसे मान लीजिए सौर ऊर्जा। सूर्य रोज ऊर्जा देता है, परंतु जब दूसरे दिन सूर्योदय होता है तो पुनः उतनी ही ऊर्जा देता है जितना ऊर्जा अगले दिन दिया रहता है। ठीक उसी प्रकार पवन ऊर्जा हो गई। जैसे पवन मतलब हवा, पवन को बोलते हैं हवा। जो पवन चक्की होती है दोस्तों, वो पवन चक्की हवा द्वारा चलती है। उसी प्रकार हवा जब चलेगी तो पवन ऊर्जा भी हवा कभी खत्म नहीं हो सकती। ठीक उसी प्रकार हमारे पास हो गया वन्य हो गया, और क्या हो गया? जीव। ऐसे संसाधन को हम क्या बोलते हैं? नवीनीकरण संसाधन। नवीनीकरण संसाधन किसे कहते हैं? अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए दोस्तों तो आप कहिएगा कि नवीनीकरण संसाधन ऐसे संसाधन कहते हैं जो नवीनीकृत या कह सकते हैं कि पुनः उत्पन्न किए जा सकते हैं, उसे ही हम नवीनीकरण संसाधन कहते हैं। उदाहरण पूछ लेगा तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वन्य जीव आदि। आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट है अनवीनीकरण संसाधन। अनवीनीकरण संसाधन किसे कहते हैं? तो यह ठीक नवीनीकरण संसाधन के विपरीत, यानी कह सकते हैं कि उल्टा होता है अनवीनीकरण संसाधन। तो अनवीनीकरण संसाधन किसे कहते हैं? तो ऐसे संसाधन जिन्हें हम किसी तरह भी नवीनीकृत नहीं कर सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं उन्हें हम पुनः जीवित या पुनः उत्पन्न
नहीं कर सकते। अगर एक बार वह यूटिलाइज हो गया तो दोबारा उसका उपयोग हम नहीं कर सकते दोस्तों। अर्थात हम कह सकते हैं दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। अगर प्राप्त कर सकते हैं तो वह लाखों करोड़ों साल बाद प्राप्त होगा दोस्तों। तो मतलब वो लॉन्ग टाइम बाद प्राप्त होगा। तो ऐसे संसाधन को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे संसाधन को हम अनवीनीकरण संसाधन कहते हैं। तो कह सकते हैं कि ऐसे संसाधन जिन्हें एक बार प्रयोग करके एक बार प्रयोग कर सकते हैं परंतु उसे दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते, उन्हें हम अनवीनीकरण संसाधन कहते हैं। जैसे जीवाश्म हो गया, ईंधन हो गया, धातु हो गई आदि। पेट्रोलियम है, हमारे पृथ्वी से दिन प्रतिदिन पेट्रोलियम घटता जा रहा है। धातु है, हमारे पृथ्वी से दिन प्रतिदिन धातु घटती चली जा रही। क्यों? क्योंकि वह उनका जो वो पेट्रोलियम है दोस्तों, उसको बनने में लगभग करोड़ों साल का समय लग जाता है। कितने साल का समय लग जाता है? करोड़ों साल का समय लग जाता है। तो इसलिए वह हमारे दिन प्रतिदिन पृथ्वी से घटता जा रहा है, जो कि अनवीनीकरण संसाधन के अंतर्गत आता है। जैसे कि मान लीजिए जीवाश्म हो गया, ईंधन हो गया, धातु हो गई। जीवाश्म दोस्तों जो हमारे मतलब जब कोई वस्तु जैसे कि भूकंप आ गया या कोई भूचाल आ गया जिससे वस्तु दब जाती है, तो वही दबी हुई वस्तु से लाखों करोड़ों साल बाद जीवाश्म से ही ईंधन प्राप्त होता है, जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं, गैस कहते हैं, धातु कहते हैं आदि। आइए देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों। दूसरा पॉइंट हमने देखा है साम्यता के आधार पर संसाधन। तीसरा देखते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन। किसके आधार पर संसाधन? तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 दिया है व्यक्तिगत संसाधन, नंबर 2 दिया है सामुदायिक संसाधन, नंबर 3 दिया है राष्ट्रीय संसाधन और नंबर 4 दिया है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। आइए हम इसे एक एक करके पढ़ते हैं कि व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं, नंबर 2 सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं, नंबर 3 राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं और नंबर 4 अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। तो पहले आइए हम देखते हैं व्यक्तिगत संसाधन। दोस्तों हम कह सकते हैं व्यक्तिगत संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिसपे न सिर्फ एक ही व्यक्ति का कोई एक ही व्यक्ति का उस पर क्या रहता है, उस पर अधिकार रहता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम बोलते हैं व्यक्तिगत संसाधन। अर्थात कह सकते हैं स्वामित्व के निजी व्यक्तियों के स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है। अर्थात कह सकते हैं दोस्तों ऐसे संसाधन जो कि किसी एक व्यक्ति के पास ही उपलब्ध होता है, अर्थात उसका प्राइवेट ही होता है। जैसे मुकेश अंबानी का मान लीजिए, मुकेश अंबानी के पास एक निजी कंपनी है जो रिलायंस के नाम से है, तो वो उनका व्यक्तिगत हुआ ना, तो उनका स्वयं का हुआ ना, तो इसीलिए ऐसे संसाधन क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत संसाधन। तो उनके मालिक सिर्फ मुकेश अंबानी ही है, ना कि पूरा भारत। ठीक है, मतलब वो कैसा हुआ, तो वो व्यक्तिगत हुआ, सिर्फ एक व्यक्ति का संसाधन है। तो ऐसे संसाधन क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत संसाधन बोलते हैं। मतलब कि ऐसे संसाधन जिसपे किसी एक व्यक्ति का ही स्वामित्व आधार होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, अधिकार होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत संसाधन। क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत संसाधन। आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे संसाधन जिसपे कोई एक व्यक्ति का अधिकार ना होकर संपूर्ण समूह का, अर्थात कह सकते हैं संपूर्ण जाति का या संपूर्ण गांव में रहने वाले लोग का अधिकार होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, सामुदायिक संसाधन। उसे क्या बोलते हैं, सामुदायिक संसाधन। जैसे मान लीजिए तालाब हो गया, ठीक है दोस्तों। जैसे तालाब हो गया, तालाब में कोई एक लोग का तो अधिकार रहेगा नहीं, पूरे गांव का अधिकार रहेगा, पूरे मोहल्ले का अधिकार रहेगा। यानी जो एरिया जितना बड़ा रहेगा उसमें पूरे सबका सामुदायिक मतलब पूरे समुदाय का अधिकार रहेगा, उसे ही हम क्या बोलते हैं, सामुदायिक संसाधन। जैसे तालाब हो गया, मान लीजिए जैसे तालाब हो गया, या गाँव में कोई उत्सव है गाँव में, उसको मान लीजिए क्योंकि एक लोग का ना होकर पूरे गांव का होता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, सामुदायिक संसाधन। क्या बोलते हैं दोस्तों,
सामुदायिक संसाधन। आइए देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन पहले आइए दूसरा पॉइंट क्या है। स्वामित्व समुदाय या समाज के पास होता है। मतलब कह सकते हैं कि यह स्वामित्व जो होता है वह समाज के पास होता है, ना कि कोई एक व्यक्ति के पास। जो ये इसका अधिकार होता है ना कि एक व्यक्ति के पास होकर पूरे समाज के पास होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सामुदायिक संसाधन बोलते हैं। आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। तो कह रहा है जिसका स्वामित्व राष्ट्र के पास होता है। किसके पास होता है, तो राष्ट्र के पास यानी देश के पास होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय संसाधन। मान लीजिए कोई ऐसा संसाधन, जैसे मान लीजिए भारत की कोई भी अगर योजना निकलेगी तो ना एक व्यक्ति को ना देकर पूरे भारतवासियों के लिए निकलेगी। मान लीजिए कोई जैसे नौकरी निकली तो एक व्यक्ति के लिए नहीं होगी, पूरे भारतवर्ष में रहने वाले लोगों के लिए रहेगी। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय संसाधन। अर्थात कह सकते हैं कि ऐसे संसाधन जो कि एक व्यक्ति के, निजी व्यक्ति का ना होकर पूरे राष्ट्र का होता है, उसे ही हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे हो गया नदी, क्या हो गया, नदी हो गया दोस्तों, नदी हो गया। नदी में पूरे देश का हो सकता है। मान लीजिए कोई पहाड़ हो गया या मान लीजिए कोई जैसे पार्क हो गया, तो पार्क में एक व्यक्ति का नहीं रहता है दोस्तों, ये पूरे भारत में, जहाँ मतलब पूरे राष्ट्र का रहता है। जहाँ राष्ट्र में रहने वाले कोई भी व्यक्ति से इस यहाँ जा सकता है, कोई भी व्यक्ति इससे कोई भी सामान हो पूरे भारतवर्ष के लोग यूज कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। तो ऐसे संसाधन जिसकी कह सकते हैं जिसका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के पास होता है, संस्थाओं द्वारा किया जाता है, उसे ही हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। कह सकते हैं दोस्तों कि ऐसे संसाधन जिनका प्रभुत्व सिर्फ एक राष्ट्र के पास न होकर, कहाँ ना होगा, एक राष्ट्र के पास न होकर पूरे राष्ट्र, संपूर्ण विश्व में जितने राष्ट्र हैं उनके पास, संपूर्ण राष्ट्र के मिलजुल के जो संस्था होती है उसके पास होता है दोस्तों, किसी एक राष्ट्र के पास नहीं होता है। जैसे मान लीजिए समुद्र है, समुद्र दोस्तों किसी एक राष्ट्र का ना होकर वो संपूर्ण राष्ट्र का हो गया, तो उसे क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय। जैसे मान लीजिए समुद्र हो गया, जैसे मान लीजिए समुद्र हो गया। दूसरा नंबर मान लीजिए जैसे हो गया समुद्र। नंबर दूसरा मान लीजिए जैसे कि कोई एयरपोर्ट हो गया, तो एयरपोर्ट हो गया दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होता है ना, एयरपोर्ट किसी एक राष्ट्र का ना होकर संपूर्ण विश्व में रहने वाले राष्ट्र का संस्थाओं द्वारा जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हुई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट कह रहा है विकास के आधार पर संसाधन के प्रकार। विकास के आधार पर संसाधन के प्रकार। पहला क्या है, संभावी संसाधन। क्या है, संभावी संसाधन। तो आइए देखते हैं संभावी संसाधन किसे कहते हैं या क्या होता है। तो कह सकते हैं जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा है, अर्थात कह सकते हैं जिनका उपयोग वर्तमान समय में नहीं कर रहे हैं, उस ऐसे संसाधन को हम संभावी संसाधन कहते हैं। जैसे दोस्तों राजस्थान क्षेत्र में कोई पेड़ ज़्यादा नहीं है, वहाँ रेत ही रेत है, अर्थात कह सकते हैं वहाँ रेगिस्तान है, तो वहाँ पर सौर ऊर्जा लगा सकते हैं दोस्तों, और हम वहाँ पर पवन ऊर्जा लगा सकते हैं। परंतु न तो वहाँ सौर ऊर्जा भी लगाई है सरकार ज़्यादा, न तो पवन ऊर्जा लगाई है, जो कि आने वाले समय में इसकी कल्पना संभव है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, संभावी संसाधन। ऐसे संसाधन जो कि जिसकी कल्पना आने वाले समय में संभव हो, उसे ही हम क्या बोल सकते हैं, संभावी संसाधन। जैसे कि आने वाले समय में हो सकता है भारत में बुलेट ट्रेन भी चलने लगे, तो कैसे संसाधन है दोस्तों, तो यह भावी संसाधन है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है विकसित संसाधन। कैसे संसाधन, विकसित संसाधन, अर्थात कह सकते हैं जिनका सर्वेक्षण हो चुका है, यानी उनकी जो चीज़, जैसे कोई भी चीज़ खोजने वाली है उसका सर्वेक्षण तो हो चुका है, परंतु जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित हो चुकी है। कह सकते हैं जिनका सर्वेक्षण हो चुका है और जिनकी उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा को निर्धारित कर चुके हैं, अर्थात कह सकते हैं
मान लीजिए कोई हाई पे पुल बन रहा है, तो पुल के लिए गुणवत्ता उसकी मिट्टी चेक हो चुकी है कि मिट्टी कैसी है, पुल बनाने योग्य है कि नहीं है। और क्या कह सकते हैं, उसकी जहाँ पर गुणवत्ता और उसकी मात्रा मिट्टी की मात्रा सही है कि नहीं है। तो ऐसे मतलब कह सकते हैं कि विकसित हो रहा है, मतलब वहाँ विकसित होगा, पुल बनेगा तो वहाँ क्या होगा, विकसित होगा। तो मतलब वहाँ मिट्टी चेक हो चुकी है, तो अब उस पर काम लगेगा और निर्माणाधीन शुरू होगा। ऐसे संसाधन क्या कहते हैं, विकसित संसाधन। आइए देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट है भंडार। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, तो तीसरा पॉइंट है भंडार। आइए देखते हैं भंडार किसे कहते हैं। तो कुछ कह सकते हैं, कुछ ऐसे संसाधन, भंडार कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो उपलब्ध तो हैं लेकिन उनका सही इस्तेमाल के लिए हमारे पास उचित टेक्नोलॉजी अभाव नहीं है। जैसे दोस्तों हमारे पास मान लीजिए ये मार्कर है, मार्कर तो है हमारे पास, मगर हमें पता ही नहीं है इस मार्कर का उपयोग कहाँ करना है। तो ये मार्कर किस काम का, अर्थात कह सकते हैं कि भंडार मतलब ये भंडारण हमारे पास तो है परंतु इसका उपयोग ही हमें नहीं पता है। हमारे पास जब टेक्नोलॉजी होगी तभी तो हमको ये पता रहेगी कि ये मार्कर बोर्ड पर चलेगा। अर्थात कह सकते हैं कि ऐसे संसाधन जो हमारे पास हैं परंतु टेक्नोलॉजी न होने के कारण उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, ऐसे संसाधन को भंडार कहते हैं। आइए देखते हैं चौथा पॉइंट क्या है। चौथा पॉइंट है विकसित कोष। यह भंडार का हिस्सा तो होता है। किसका हिस्सा होता है, भंडार का हिस्सा होता है। अर्थात कह सकते हैं कि ये भंडार में तो उपलब्ध है, इसके उपयोग के लिए टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। क्या इसके उपयोग मतलब मार्कर तो है, मार्कर के लिए उपयोग के लिए टेक्नोलॉजी भी मतलब उपस्थित है कि मार्कर यहाँ बोर्ड में यूज होगा, लेकिन इसका अभी सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। मतलब पता है हमें यहाँ पर बोर्ड में लिखा जाएगा परंतु हमें नहीं पता होता कि बोर्ड में इससे लिखने का काम होता है, तो हम कुछ भी ऐसे बना देते जब तक हमें ना पता होता कि इसका उपयोग लिखने के काम में किया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार हमारे पास है विकसित कोष। मतलब कह सकते हैं मतलब भंडार कोष में तो हिस्सा इसका है और हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है कि इसका उपयोग कहाँ करेंगे, परंतु हमें ये नहीं पता है कि इसका सही उपयोग कैसे करेंगे। तो इसे हम क्या बोलते हैं, विकसित कोष। इसे हम क्या बोलते हैं, विकसित कोष। लेकिन कह सकते हैं लेकिन उसका उपयोग सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, विकसित कोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विकसित कोष। दोस्तों उम्मीद है आपको ये चैप्टर विकास संसाधन समझ में आया होगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।